तो विदर्भ से खानकर साहब, ओह आई एम सो सॉरी, He had come to the screen before time. ओह गणेश खानकर साहब, गणेश खानकर साहब नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। और कैसे हैं सर? बस तो आपकी दुआ से तीसरी सब बार एकदम। मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, तीसरी बार। बिल्कुल पंडित जी का रिकॉर्ड जो है उन्होंने इक्वल कर लिया, जबकि मुझे लगता है कि उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पंडित जी के सामने कोई कैंडिडेट था नहीं, इतना फियर्स कंपटीशन था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, इतने चैनल थे नहीं, इतनी जोर से लड़ाई झगड़ा होता नहीं था, लेकिन फिर भी 3 consecutive terms is 3 consecutive terms, no doubt about it। अच्छा सर ये बताएं, पहले मोहन भागवत जी, फिर अब इंद्रेश कुमार जी, बीच में रतन शारदा जी, सर ये क्या हो रहा है सर? ये जो सारे नाम जो आपने लिए है जी ये हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी है जी। और संघ हमारी मातृ संस्था है, वे हमेशा से हमें मार्गदर्शन का ही काम करती है। कुछ बातें उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से उसकी गंभीरता से हम नोंद लेंगे, कहाँ कुछ कमी रह गई है या कुछ बातें शायद जो नई बार हो उसके बारे में गंभीरता से बात करेंगे, सोचेंगे। लेकिन ये हमारी मातृ संस्था और हमें लगता है कि वो जो बात कहेंगे वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं, इसलिए हम गंभीरता से उस पर चिंतन भी करेंगे। जी खानकर साहब, एक पीयूष गोयल जी आप जिता पाए, बाकी बीजेपी का सफा टोटल सफाया हुआ, तो अलग अलग, और आपके दिग्गज नेता बोलते हैं वो हार गए, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, राव साहब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल जी, 3 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, हार, इट वॉज अ वेरी बैड लॉस। खानकर साहब, आप कहां से कहां पहुंच गए, 23 से 9, 23 to 9 and the entire tally 41 to 17। Now खानकर साहब, इंट्रोस्पेक्शन तो आप करेंगे, बट फडणवीस साहब वाज वेरी पॉजिटिव, बोले देयर ओनली वन डिफरेंस, महायुति एंड एमवीए। कैन यू जस्ट टेल अस खानकर साहब, कहां कैसे हो गया? आपने पीयूष गोयल को तो जिताया आपके एरिया से, बाकी सब जगह लॉस हुआ है। देखिए ऐसा है कि हमने ये जो आप जिसे लॉस कह रहे हैं, तो बिल्कुल गए बार हम 41 पे थे, अभी हम कुल मिलाकर 17 पर आए हैं। गए बार भारतीय जनता पार्टी का जो फिगर था उसमें कमी आई है, तो बिल्कुल आई है। लेकिन हमने पूरा एनालिसिस करने के बाद जो हमारे ध्यान में आया है कि जो टोटल वोट शेयर था और उनके और हमारे वोट शेयर में बिल्कुल 0.30 यानी 1% का भी नहीं, तो इतना ही थोड़ा सा शेयर है। जबकि आप देखेंगे तो मुंबई शहर में कुल मिला के जो मतदान हुआ उसमें हमें 26 लाख मिले और एमवीए को 24 लाख मिले, डिफरेंस 2 लाख का, यानी हम प्लस में होने के बावजूद देखिए कई जगह पर जो वोट डिफरेंस है, यानी मालेगांव की सीट के बारे में तो आज फडणवीस जी ने पूरा एनालिसिस उन्होंने बताया कि मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में, धुले में हम 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे चल रहे थे 1,80,000 की लीड से। अब एक ही मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पे पोलराइजेशन इतना हुआ कि 1,80,000 का लीड तो छोड़ दीजिए, हम 6,000 से हार गए। यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, पूरा के पूरा वोट इस समय उन्होंने महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस के उम्मीदवार को दिया। तो मुंबई में भी यानी आप देखेंगे तो अब ये दुर्भाग्य है कि उज्जवल निकम जैसे कैंडिडेट हार जाते हैं, यानी हम वहां पर भी लीड में थे। यानी जो पोलराइजेशन वोट का हुआ, जो नैरेटिव चलाया गया, अब ये नैरेटिव हमें पता नहीं था, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, हमें पता था, लेकिन ये इतना इफेक्टिवली नीचे जमीन पर अब इतना फेस करना पड़ेगा, शायद इसका अंदाजा हम लेने में कम पड़े। और ईमानदारी से चुनाव के बाद में ऐसी बातें छुपाने से कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन गणेश खानकर साहब, हम सबको दिख रहा था उस वक्त भी, चुनाव के पहले भी, और चुनाव वाले दिन जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखा कि सुबह 6 बजे आपके जो विरोधी हैं उनके पूरे वोट पहुंच जाते थे, लाइन लग जाती थी सर पूरे 6:30 बजे बूथ के सामने।
और आपके जो समर्थक हैं वो छुट्टी पर गए हुए थे, परिवार सहित छुट्टियां मनाते हैं, गर्मी का दिन है बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर बहुत बड़ी कमी रह गई लोगों को कन्विंस करने में कि साहब देखिए, कृपा करके पोलिंग बूथ तक जाइए और वोट डाल के आइए। ऐसा लगता नहीं है आपको गणेश कानकर साहब? नहीं, देखिए राजीव जी, कहीं एक जगह पर ये हुआ होगा या आपने कहीं देखा होगा, मैं इसको नकारता नहीं। हर जगह पर देखा है सर मैंने। अब मैं जहां पर हूँ वहां हमने इतनी कड़ी धूप में मेहनत की है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता डट के खड़े थे, इसलिए आप जीते, इसलिए आप जीते। लेकिन वायकर जी के यहाँ भी मेरी जानकारी में कार्यकर्ताओं ने अच्छी खासी मेहनत की। देखिए राजीव जी, आप जो कह रहे हैं मैं नकारूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि हमें पता नहीं था, ये हम आपसे झूठ क्यों बोले, हमें भी इस बात की जानकारी मिल रही थी कि किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इस तरह से इतनी तीव्रता से एक समाज हमारे खिलाफ मतदान के लिए जाएगा, इसका शायद हम अंदाजा लेने में हम कम पड़े। दूसरी बात, संविधान के विषय में जो गलतफहमियां फैलाई गई, शायद उसको रोकने में हम कामयाब नहीं हुए, ये ईमानदारी से हमने मान्य करना चाहिए। और आप जो कह रहे तो मैं नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केडर गए 1-1.5 साल से इस बात पे मेहनत कर रहा है। और मैंने आपको बताया भी कि हर जगह पर जो विजय मिलती है तो मिलने के बाद में वजह ढूंढी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की बात बहुत कम बार होती है। हम मेहनत में कहीं कम नहीं पड़े, हम मेहनत में, हाँ ये जरूर मैं मानता हूँ कि नैरेटिव हमारे खिलाफ जो सेट हो रहा था उससे ब्रेक करने में हम कम पड़े। कानकर साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने और बीजेपी ने, आप सब ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी हैज टू हैव इंट्रोस्पेक्शन। ये पूरे एमवीए के अलायंस में पवार साहब गेन किए, 8 से 10 में से 8 सीट निकाले। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट से 13 सीट में गया और 14 सीट एडिशनल आ गया। यूबीटी उद्धव ठाकरे जी 18 से 9 पर पहुंच गए, 18 से 9 पर पहुंच गए। और फिर जो वोट फडणवीस साहब ने कहा, जो वोट उनको मिला वो ट्रेडिशनल शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी का वोट नहीं मिला उनको, वो पोलराइजेशन के वोट मिले। तो क्या ये इंट्रोस्पेक्शन होगा? आप लोगों ने मांगा है कि उद्धव ठाकरे जी इंट्रोस्पेक्ट करे, क्या कर रहे हैं? बिकॉज इसमें लॉस उन्हीं का हो गया। हाउ डू यू सी दैट कानकर साहब? बिल्कुल, यानी इसमें कुछ गलत नहीं है। यानी मैं मुंबई के बारे में यदि कहूँ तो मुंबई शहर में बहुत बड़ा एक भ्रम फैलाया गया शुरुआत जब निर्णय आने के बाद, लेकिन आप शिवड़ी देखेंगे, वर्ली देखेंगे तो जो वो उनके चुनाव क्षेत्र है, तो वर्ली जहां पर 3 आमदार है, 3, आदित्य ठाकरे खुद, सुनील शिंदे और सचिन भाऊ अहिर, वहां पर भी जिस बार आदित्य ठाकरे जीते थे उस समय का मार्जिन यदि आप देखेंगे, और अभी सिर्फ 6000 से सिर्फ ओनली 6000, ये इतना उनके पास मार्जिन बचा है। शिवड़ी में भी आप जाएंगे तो वो बिल्कुल 15,000 के आसपास आ चुके हैं। पूरा जो वहां पे टर्नआउट हुआ वो हुआ भाईकला के कारण, वो सीट उनकी निकल गई, मुंबा देवी के कारण निकली। मैं आपको ये इतना जरूर कह सकता हूं सर कि जगह जगह पर जो एनालिसिस अभी हो रहे हैं, आप एनालिसिस में यदि एक बात देखेंगे तो गए बार शिवसेना हमारे साथ लड़ने के बाद में उनके एमपीज कितने थे, तो उनके एमपीज की संख्या एक साइजेबल संख्या थी उनके पास में, और साइजेबल संख्या के बाद में आप देखिए आज वो कितने पर आके रुक गए हैं। और दूसरी बात, यदि आप यानी कांग्रेस को तो इस चुनाव में नया जीवदान मिला है, नया जीवदान मिला, 1 से 13 पर वो पहुंच गए। जो जगह जगह पर उनके कैंडिडेट क्यों जीते हैं इसका हम थोड़ा सा कभी ना कभी एनालिसिस करेंगे, लेकिन कैंडिडेट उनके जीते। अब ये जीतने के बाद में उनका जो मार्जिन है, वो मार्जिन भी यदि आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि उनके हाथ में क्या आया है। तो उनके जो कैंडिडेट थे 18 से लेके गिर के अब वो गिरकर 9 पर आ गए हैं।
साथ ही में जो कैंडिडेट उनके जीते हैं, तो संजय दीना पाटिल किस कारण से जीते, तो मानखुर्द कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट गिरे हैं उसके कारण वो जीते हैं। आप दक्षिण मुंबई में जाएंगे तो भाईखला और मुंबई में मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो वोट गिरे उसके कारण वो जीते। इसलिए वो जो एनालिसिस करते होंगे उससे ज्यादा एनालिसिस हो रहा है। और जो बात अभी कही जा रही है ना कि यदि सबसे ज्यादा गेन किसी को हुआ तो वो शरद पवार जी को हुआ और कांग्रेस को हुआ, जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने इसमें भूमिका बड़ी निभाई होगी, तो उनके हिस्से में क्या आया, तो इनके हिस्से में सिर्फ 9 एमपीज आए। गए बार हमारे साथ लड़े थे तो उसकी संख्या उससे 2 गुनी थी। ये तो सच्चाई तो है। साहब कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो अफवाहें चल रही हैं कि हो सकता है कि उद्धव जी की एक बार फिर आप लोगों से बातचीत हो जाए, ऐसा कुछ है क्या सर? अब मुझे मुश्किल लग रहा है राजीव जी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मैं बात आपकी मानता हूं। लेकिन जिस तरह की टीका टिप्पणी संजय राउत इस समय कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, जिस तरह के संघ के बारे में टिप्पणियां इस समय जो हो रही है, उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अभी इस समय वह पॉसिबल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस चुनाव में भी मुंबई के मराठी मानुस ने अब शिवसेना का साथ छोड़ दिया है, वो उनके साथ नहीं है। वो पूरी तरह से अब हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ जुड़ चुका है। उसने अच्छी संख्या में यह भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति एनसीपी को मुंबई शहर में मतदान किया हुआ है। यह हकीकत है। यानी जो हम सोच रहे थे कि पूरी सहानुभूति उनके साथ है और मराठी मानुस उनको वोट करेगा, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और इसलिए अभी के स्थिति में मुझे यह मुश्किल लग रहा है, मुझे मुश्किल लग रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बावजूद कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट यहाँ से जीते, ठीक है, अमोल कीर्तिकर जी हार गए, 48 वोटों से हारे, और वो तो अब गए कोर्ट में भी गए, अब तो वो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई पोस्टल बैलेट में कुछ धांधली हुई है वगैरह वगैरह, वो तो खैर अलग बात हो गई। आपके मुताबिक जो असेंबली के इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे वो अलग आएंगे, जो मैं आपकी बात से सुन रहा हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, कि जो लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम आए उनसे बिल्कुल भिन्न आएंगे जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। सर नहीं, देखिए, चलो अपक्ष भी उनके साथ मान लिया मैंने। अब उसके बाद भी जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो अब ये जो वोट शेयर जो होता है ना राजीव जी, वोट शेयर जो डिफरेंस आना चाहिए, जो 2014 में था, 2019 में था, आप देखेंगे तो दोनों समय हम 40 के करीब सीटें जीते थे और विरोधी पार्टी यह 6-7 तक ही सिमट गई थी। अब उस समय का जो वोट शेयर था और अभी के वोट शेयर में अंतर कितना है सर, तो बिल्कुल ना के बराबर है, 0.30 का। यानी उनको जो वोट मिले और हमें जो वोट मिले, इसमें अंतर कितना है, तो 2 लाख का है। तो मुझे जो लगता है कि इस समय जो मराठा आंदोलन से लेके सारी बातें जो उन्होंने इस समय जो चलाई, जो नैरेटिव सेट करने का उन्होंने प्रयास किया, जिस तरह से एक समाज को एकत्रित लाकर पूरे के पूरे समाज को, यानी आपको तो पता होगा पूना में तो भाई उनके बारे में फतवे निकाले गए जिसके लिंक्स। अब ये एक बार ये होता है, ये जो पिक होता है ये एक बार होता है, जो विरोधियों का नैरेटिव सेट करने का, कि जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। अब संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। अब आपने देखा होगा कि जब लोकसभा में एनडीए की पहली बैठक हुई तो मोदी जी ने संविधान को ही प्रणाम करके उस बैठक की उन्होंने शुरुआत की। अब ये संविधान बदलने का जो नैरेटिव उन्होंने सेट करने का प्रयास किया, तो महाराष्ट्र में जितने फेस हुए उसके पहले फेस में जो हमें पहले 2 फेस में जो नुकसान हुआ वो हुआ, उसके बाद में हमने अपने आप को वहां संभाल लिया। इसके कारण हम इन सीटों पर हम बरकरार रख सके। आप देख सकते हैं कि यदि हम मुंबई की ये सीट, तो पालघर हमने जीता, हमने ठाना लोकसभा जीती, हम रायगढ़ जीते, नारायण राणे कोकण में जीते, बारणे जी जीते। देखिए, हमने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। हम कई जगह पर, यानी
नासिक हम कह सकते हैं कि जहां वोट के डिवीजन के कारण हम हार गए, वहां महाराज जी खड़े रहे, वो नुकसान नहीं होता। तो शायद बट खानकर साहब, यू गॉट मराठा एजिटेशन इज स्टिल अ थ्रेट। आज भी मनोज जरांगे पाटिल को, ठीक है आपने थोड़ा दिन के शांत कर दिया, बट ही हैज थ्रेटेंड कि हमारा फुलफिल नहीं हो गया तो हम हर असेंबली सेगमेंट में कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। नाउ दैट इज समथिंग यू हैव टू हैंडल, आपको हैंडल करना पड़ेगा। फडणवीस साहब ने कहा कि वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मैं भुजबल साहब को कन्विंस करता हूं, तो ये पॉलिटिकल टॉक कैसे होगा? क्या भुजबल साहब का इंटरवेंशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा खानकर साहब? देखिए, हम प्रयास तो कर रहे हैं, इसमें मुझे अब आज का आपके बहस का वो विषय नहीं है, लेकिन यदि महाराष्ट्र में आरक्षण किसी ने दिया था तो वो देवेंद्र फडणवीस जी के ही मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में आरक्षण दिया था। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आरक्षण के विषय पर जितनी भी बार बातें हुई या आंदोलन करने का विषय हुआ तो फडणवीस जी का जितनी बार नाम लेकर उन्हें क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया तो कितनी बार फिर बाकी नेताओं का नाम लिया गया, शरद पवार जी का कितनी बार नाम लिया गया या किसी और नेता का। ये आज का विषय नहीं है, हम उस पर बहस भी नहीं करेंगे, लेकिन मनोज जरांगे जी की जो इच्छाएं है उसके लिए यह शासन प्रयास भी कर रही है। और ऐसा है कि मराठा आंदोलन को इस सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। मराठा समाज के जो जिसे हम कैसे कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में वो भी आए, इसके लिए हम प्रयास तो कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति करने का सवाल ही नहीं है, वरना पहले 10% देते समय हमने जो तैयारी की थी वो हम कर लेते। हमने उस समय भी इसको पूरी तरह से ईमानदारी से किया था और हम करना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब वो हर विधानसभा क्षेत्र में उनको उम्मीदवार खड़ा करना है या क्या करना है वो तय करें, क्योंकि मैंने आज इस विषय को आपने निकाला, मैं इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन गणेश खानकर साहब ये बताएं, चलिए ये तो आगे की बात हो गई, देखते हैं उसमें आगे क्या होगा, जो कुछ होगा उसको आप हैंडल करेंगे ही। लेकिन आपसे व्यक्तिगत सवाल मैं पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे आज की तारीख में 240 सीटें हैं आपकी, मोदी जी के पास जो पहले ताकत होती थी पूरी भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटों की, वो इस वक्त नहीं है। आपको क्या अपेक्षा है मोदी जी के थर्ड टर्म से, कि मोदी जी के थर्ड टर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए भारत के लिए, बताएं सर। नहीं, आपने एक सवाल पूछा राजू जी, तो मुझे जो लगता है कि जो मैंने बॉडी लैंग्वेज उस दिन भी देखी या बाद में शपथ विधि के समय का जो माहौल था, जो मैंने देखा, बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा। जो मोदी जी की अपनी काम करने की एक पद्धति है, जी जान से काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और कुछ तय किया हुआ है। 2047 के बारे, भारत के बारे में हमने जो कुछ तय किया है, हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। राजीव जी देखिए, ये बात सच है कि हम 240 सीटें ही जीते हैं, हम बहुमत अपने दम पर नहीं ला पाए, लेकिन आप भी सुबुद्ध है, आप भी अच्छे पढ़े लिखे, दोनों जो आज चर्चा में हमारे साथ आप बैठे हैं, क्या मुझे बताइए देश की जीडीपी से लेकर या किसी साइंस के बारे में या दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, इसके बारे में कभी राहुल गांधी जी बात करते दिखे, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे आपको बात करते दिखे, कभी आपको अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या कोई आपको बात करते दिखे साहब पूरे के पूरे चुनाव में? हमने राहुल गांधी जी आज खड़गे साहब बोल रहे कि मोदी साहब को सुनिए तो तानाशाह से डेमोक्रेट आज हमने बनाया। कुछ बोलना चाह रहे हैं बोलिए, सुनिए तो प्लीज बोलिए। हमने चुनाव में क्या बात की? हमने चुनाव में बात ये की कि हम हर महीने आपको 8,500 रुपए देंगे, साल में 1 लाख रुपया देंगे। ये इतना पैसा यदि चाहिए तो साहब 30 से 35 लाख करोड़ आपको साल भर में रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा अलग से। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कब देंगे, देश के विकास में कब करेंगे, और आपको भी पता है कि साहब ये आप नहीं दे पाएंगे। 8,500 रुपए हर महीने किसी को देना, यानी किसको कहते हैं साहब? मेरा 1 लाख रुपए साल का पूरा हाँ 1 लाख, यानी पूरा के पूरा चुनाव। नबियार जी आपने भी देखा, क्या कभी किसी ने जीडीपी पे बहस तक की कि भाई इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कह रहे तो इससे बेहतर हम करना चाहते हैं?
जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो रेल के बारे में ये वंदे भारत उन्होंने लाई, तो हम कोई दूसरी ट्रेन लाना चाहते हैं। एक बार तो कोई बात करे। पूरा के पूरा नेगेटिव नैरेटिव पर ये चुनाव चला, यानी मुझे अजीब लेकिन लगता वो है। आरोप, यही आरोप आप पर लगाते हैं कि आपने मंगलसूत्र की बात करी, आपने अगर 2 भैंसें हैं तो एक भैंस कोई और चुरा के ले जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं, अगर 2 मोटरसाइकिल है तो एक मोटरसाइकिल सैम तुम्हारी उठा के पित्रोड़ा ले जी को जाएगा। हमने तो नहीं कहा था ना राजीव जी ये सब बातें कहने के लिए। जी शुरुआत सैम पित्रोड़ा जी ने वहां बैठकर की। सर, सैम या पित्रोड़ा हमने जी तो- ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी, आपने तो, आप तो मंगलसूत्र और भैंस तक आ गए। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं किया, ये तो बताएं। तो- क्योंकि उसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं सर। मुसलमान ये बोलते हैं कि क्या हम चोर हैं कि हिंदुओं के क्या अपनी औरतों के लिए हम अपना दागिना नहीं खरीद सकते, और हिंदुओं ने कहा कि क्या हमने चूड़ियां पहन रखी हैं कि हम अपनी पत्नियों का मंगलसूत्र नहीं बचा सकते। तो दोनों तरफ से सर आपकी बात ये आपके खिलाफ गई है गणेश खड़कर साहब। आई होप यू विल टेक दिस पॉजिटिवली। जो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पॉजिटिवली लेंगे। आपके बहुत शुभ चिंतक हैं हम लोग सर। जी बोलिए। नहीं राजीव जी आपने ये जो बात कही, मैंने कहा कि चुनाव का विश्लेषण और चुनाव का चिंतन शुरू है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा कि वोटिंग परसेंटेज से लेके कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जब हम फिगर निकाल रहे थे तो मैंने आपको बताया, आपने 157 कहा, बचे हुए कॉन्स्टिट्यूंसी का विषय हमने आपके पास रखा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ बातों का विश्लेषण हम भी कर रहे हैं। आपने जो बात कही गंभीरता से, इन सारी बातों की क्या रिएक्शंस हुई, लोगों में क्या मैसेज गया, इसके बारे में बात तो करेंगे ना। तो राहुल गांधी जी खड़गे साहब जो कह रहे हैं कि एक तानाशाह को हम डेमोक्रेट बना दिया, आज मोदी साहब संविधान के सामने सर झुकाता है, आज मोदी साहब अपने ट्विटर के बैकग्राउंड में पूरे सर्वसहमति सब पार्टियों को साथ में लेके वो दिखा रहे हैं वी आर टुगेदर, एनडीए सरकार है, मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3 ने एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 हो गया। तो क्या ये चेंजेस क्या कांग्रेस ने इन्फोर्स किया है? कांग्रेस अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, उनका कहना है। हाउ डू यू सी दैट खनकर साहब? ऐसा नंबियार जी, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का मतलब होता है कि जब किसी विषय को लेकर हम सरकारी पक्ष का विरोध करते हैं तो वो विरोध फैक्ट्स फिगर्स पे होता है। संसद में जब आप बहस करते हैं तो उस बहस में पूरी दुनिया इसलिए गंभीरता से आपको देखती है कि सत्ता पक्ष ने जो बात कही उन बातों में क्या कमी रह गई, उसको आपको तथ्यों के आधार पर नकारना पड़ता है, न कि जाहिर सभा के भाषण के माध्यम से। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, यहाँ जनतंत्र को जिंदा यदि रखना है तो एक मजबूत विपक्ष के होने की बड़ी आवश्यकता होती है। और मजबूत विपक्ष ये तभी आता है जब वहां संसद में सामने बात रखने के लिए उतने ही मजबूती से नेता है। आज संसद में है कौन? और उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता जो राहुल गांधी बनने वाले हैं वो 1 घंटा कम से कम बिना प्रधानमंत्री को झपकी दिए, बिना पीछे आंख मारे और मोहब्बत की दुकान खुली रखकर भी वो देश के विषय पर चर्चा करें, अपनी बात वो रखें। कहते हैं कि आप चर्चा करने देंगे तो करेंगे सर, तो आप तो रोक देते हैं बीच में, ऐसा कहते हैं वो तो कि हम जैसे ही बोलना शुरू करते हैं स्पीकर साहब बंद कर देते हैं माइक्रोफोन को। सर राजीव जी, क्या ये हो सकता है? आप मुझे बताइए, नहीं लाइव चलता है, पूरी दुनिया देखती है। सर कोई किसी प्रतिपक्ष के नेता के समय माइक बंद करेगा क्या? सर देखते हैं, राजीव, लेट अस सी व्हाट हैपेंस, बट आई विल टेल यू समथिंग, सम डिस्टर्बिंग न्यूज़। 1 सेकंड सर। लेकिन राजीव जी बोलिए सर। यानी बार बार हम बात करते हैं राहुल गांधी जी का बचपना नहीं जाता, इसमें आप और मैं जिम्मेदार नहीं है ना साहब। लेकिन आई टेल यू देयर इज सम डिस्टर्बिंग न्यूज़ राइट नाउ। The Jaish-e-Mohammed, the JEM, who are being blamed for the 3 attacks in Jammu and Kashmir, they have just said on their through via some platform that now they're going to be destroying the Ram Mandir at Ayodhya, यानी अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करने की धमकी दी गई है। That's what has happened, and that's terrible. That is absolutely terrible news. Well, गणेश खानकर साहब, जब मैंने आपसे पूछा था आपको अपेक्षा क्या है मोदी 3.0 से,
मेरी उम्मीद ये थी आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस हिंदुस्तान में आएगा इन 5 सालों में। मैं तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हूँ सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी होगा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों वापस भारत के हिस्से होंगे अगले 5 साल में। जब तक ऐसा नहीं होगा ये नाटक चलता रहेगा। जी बोलिए सर, आप कुछ बोलने वाले थे। ये क्यों नहीं होगा? ये तो एक दिन होना ही है सर। हम जिस रफ्तार से अभी इस समय जा रहे हैं और जिस तरह की न्यूज़ अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आ रही है, वो खुद ही एक दिन चलकर हमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ जाएंगे सर। अभी तैयार हैं सर, क्या मिलने के लिए आ जाएंगे? अभी तैयार हैं। आज आप बॉर्डर खोलिए। अच्छा, ये मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि इससे डिस्कशन बड़ा हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू बाय द वे। ये इसके ऊपर अध्ययन किया 6 महीने के लिए, उसके बाद जाकर के बोल रहा हूँ। आपको मालूम है प्रदीप जी आपके लिए भी बहुत बड़ी सूचना होगी। क्या है कि हमारे कुछ रिलेटिव अभी भी रहते हैं वहाँ पे, सियालकोट में, बाकी हर जगह पे। सियालकोट जो है वो जम्मू के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। आपको मालूम है गणेश खानकर साहब, सुनने वाली बात है, वहाँ से लड़कियाँ बॉर्डर पर जाती हैं इस उम्मीद में कि कोई हिंदुस्तानी फौजी उनको पसंद कर ले और उनके साथ निकाह कर ले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूँ, जेन्युइनली। और मालूम है क्यों सर? वहाँ खाने को नहीं है। देयर इज नथिंग टू ईट, जेन्युइनली देयर इज नथिंग टू ईट देयर सर। आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, सब्जियाँ नहीं है। और जो वहाँ पर आटा, दाल, चावल, सब्जी, अंडे, मीट जो भी उगता है, सबसे पहले वो सीधा कंटोनमेंट में जाता है। लोगों के लिए कुछ बचता नहीं है। एंड दिस इज एक्चुअली जेन्युइन न्यूज। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो कहा ना वहाँ के लोग चल के आएंगे, आज आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप देखिए क्या होता है। एटलीस्ट 1-1.5 करोड़ अपने आप आ जाएंगे लोग वहाँ पे। राइट, थैंक यू सो मच सर गणेश खानकर जी। कंग्रेचुलेशंस टू यू मोदी, मिस्टर मोदी, 3rd टर्म। आई होप द 3rd टर्म विल बी ब्रिलियंट। आई होप जितने लोग अभी आज की तारीख में गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो सब लोगों को ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी और वो लोग ऊपर आएंगे। और असल में हर घर में नल से जल आएगा। नल से जल हर घर में आना चाहिए। And we hope to see Ganesh Kankar Sahab in the Vidhan Sabha. Yes, sir. The assembly. Thank you, sir. Thank you. We not just hope, we'll work for it. I can assure you, we'll work for it, and I am promising you that openly. सबके सामने बोल रहा हूँ कि हम लोग काम करेंगे आपके लिए। Thank you. गणेश खानकर साहब नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Well, Mr. Ganesh Kankar, he tried very, very hard. He'll keep trying very hard to defend the BJP. After all, that's his job. But he does it the best, I mean. And he does it in a very balanced, articulately, and very with facts and with and in a very balanced way. He's one person who doesn't get right. He doesn't start screaming at you. आपने जो पूछा उन्होंने पूरे मुंबई के बाइफिकेशन दे दिए, पोस्टमार्टम करके दिया, मेरी कहाँ हम लोग जीते, कहाँ एक असेंबली कॉन्फ्रेंस में कहाँ से जीते, कहाँ से हारे। He doesn't get aggressive. सीधी बात है, मतलब आक्रामक नहीं होते हैं। एंड ही नेवर लूजेस हिज टेम्पर। जितना मर्जी आप उनकी टांग खींच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो गुस्सा नहीं करते हैं। चलिए, वेल एंड नाउ